हेलो गाइस। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड के वीआई इक्वेशन को पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग पीएन जंक्शन डायोड के रेजिस्टेंस पर फोकस करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड का रेजिस्टेंस क्या है? हम लोगों ने पीएन जंक्शन पढ़ा, उसका फॉर्मेशन पढ़ा और हमने देखा कि पीएन जंक्शन जब फॉर्म करता है तो उसमें एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट होता है, जिसके कारण उस डिप्लेशन लेयर में एक पोटेंशियल बैरियर भी एग्जिस्ट करता है। यानी कि यहाँ पर एक बैरियर क्रिएट हो जाता है जो करंट के फ्लुएशन को रोकता है। यानी कि पोटेंशियल बैरियर जो हमारा है वो एज ए रेजिस्टेंस बिहेव करता है। तो हम पीएन जंक्शन डायोड के रेजिस्टेंस को ही स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर। अब चूंकि हमारा करंट दो प्रकार का होता है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी दो ही प्रकार का होगा। पीएन जंक्शन डायोड के रेजिस्टेंस को हम दो पार्टों में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। उसमें से एक हमारा है स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस और सेकंड होगा डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस क्या है। स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस, जैसा कि इसके हेडिंग से क्लियर हो रहा होगा कि डीसी रेजिस्टेंस का मतलब है कि जो पीएन जंक्शन डायोड है वहाँ पर जो हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट भी डीसी होगा और उसके कारण जो रेजिस्टेंस होगा वो भी डीसी रेजिस्टेंस होगा। ठीक, देखते हैं। इट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डायोड व्हेन ओनली ए स्टेडी डीसी करंट फ्लोज थ्रू। यदि डायोड में केवल स्टेडी डीसी करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? स्टैटिक रेजिस्टेंस होगा। और डीसी करंट फ्लो कब होगा? जब वहाँ पर डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ द डीसी वोल्टेज अक्रॉस द डायोड टू द डीसी करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यदि हम पीएन जंक्शन डायोड में डीसी करंट फ्लो करवाना चाहते हैं तो उसमें डीसी वोल्टेज भी अप्लाई करना होगा, तब डीसी वोल्टेज और डीसी करंट का जो रेशियो होगा वो होगा डीसी रेजिस्टेंस और डीसी। ठीक है, वो क्या होगा? डीसी रेजिस्टेंस और डीसी। यह क्या है? यह रेशियो है किसका? डीसी वोल्टेज और डीसी करंट का। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट यहाँ पर हैं, इनको हम देख लेते हैं कि द स्टैटिक रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज सिंबलाइज्ड बाय RF while in the reverse direction is RR। अब ये हमारा क्या है? ये डीसी रेजिस्टेंस है और स्टैटिक रेजिस्टेंस है। इस स्टैटिक रेजिस्टेंस को जब हम अप्लाई करेंगे, यानी कि जब हम डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो चूंकि पीएन जंक्शन की बायसिंग दो तरह से होती है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। अगर हमने डीसी वोल्टेज की फॉरवर्ड बायसिंग की है तो वहाँ पर जो हमारा डीसी रेजिस्टेंस होगा उसको हम RF से इंडिकेट करेंगे। अगर हम पीएन जंक्शन डायोड की रिवर्स बायसिंग किए हैं डीसी वोल्टेज के साथ तो वहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम RR से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The typical values of static resistance for germanium diode are RF is equal to 100 ohm and RR is equal to 1 mega ohm। ठीक है, हम जानते हैं कि जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं वोल्टेज की या डायोड में, जब हम डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है? फॉरवर्ड बायसिंग में उसका जो रेजिस्टेंस है, यानी कि जो पोटेंशियल बैरियर है, जो डिप्लेशन लेयर है, वो डिक्रीज करता है। और जब हम रिवर्स बायसिंग करते हैं तो पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज करता है। जब बैरियर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी उसका इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायसिंग में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो उसके लिए जो
रेजिस्टेंस होगा वो 100 ओम होगा, और जब हम रिवर्स बायसिंग करेंगे तो उसका बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि उसका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज कर जाएगा। तो उसके लिए जो रेजिस्टेंस होगा स्टैटिक रिवर्स डीसी रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा 1 मेगा ओम के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग फोकस करते हैं कि द रेशियो ऑफ रिवर्स टू फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ ए जर्मेनियम डायोड इज 4000:1। ठीक है, जब हम रिवर्स और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की तुलना करते हैं एक दूसरे से, तो उनका रेशियो हम देखते हैं कि वो होता है 4000:1। यानी कि जब हम रिवर्स बायसिंग करते हैं, रिवर्स डीसी वोल्टेज बायसिंग करते हैं, तो वहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यदि हम फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग करते हैं डीसी वोल्टेज की, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो ये था हमारा स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस। मीन्स हम पीएन जंक्शन डायोड को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम पीएन जंक्शन डायोड को डीसी वोल्टेज से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, डीसी वोल्टेज से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो करंट होगा वो भी डीसी करंट ही होगा, और उससे रिलेटेड जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा वो क्या होगा, वो भी डीसी रेजिस्टेंस ही होगा, यानी कि स्टैटिक रेजिस्टेंस हमारा होगा। ठीक, अब यदि हम जो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो हमारा एसी वोल्टेज हो तो एसी करंट फ्लो होगा, तो उससे रिलेटेड जो रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, एसी रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस क्या है। स्मॉल एसी करंट में बी सुपरइम्पोज्ड ओवर डीसी इन ए डायोड सर्किट। हमने पीएन जंक्शन डायोड में डीसी वोल्टेज अप्लाई किया है, अब उसी डीसी वोल्टेज पर ही हम थोड़ी सी अमाउंट में एसी वोल्टेज को सुपरइम्पोज कराएंगे। अब डायोड पर हम क्या करेंगे, एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डायोड टू दिस एसी सिग्नल इज कॉल्ड इट्स डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस। अब जब हम थोड़ा सा एसी वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो उसके कारण जो उसके रेजिस्टेंस में चेंजिंग होगी उसी को हम डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस कहेंगे। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज RAC इक्वल टू dV अपॉन DI इक्वल टू चेंज इन वोल्टेज अपॉन रिजल्टिंग चेंज इन करंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड के लिए VI कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा है। तो VI कैरेक्टरिस्टिक में क्या है कि हमारा Y एक्सिस पर करंट होता है और X एक्सिस पर वोल्टेज होता है। तो जब इसका हम स्लोप निकालेंगे, अब ये हमारा करंट हो गया, इधर हमारा वोल्टेज हो गया, तो जब इसका हम स्लोप निकालेंगे यानी कि tan थीटा निकालेंगे तो वो आएगा V अपॉन I अपॉन V। ठीक है, स्लोप क्या आएगा, I अपॉन V। जब स्लोप I अपॉन V आएगा तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, V अपॉन I। ठीक है, तो स्लोप का VI कैरेक्टरिस्टिक के स्लोप का जो रेसिप्रोकल होगा वही क्या होगा, डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस होगा। तो RAC इक्वल टू dV अपॉन DI। dV क्यों लिया गया, क्योंकि स्मॉल अमाउंट में हमने एसी वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है तो चेंजिंग भी स्मॉल होगी, तो इसलिए स्मॉल अमाउंट को हम D से डिनोट करते हैं, तो dV अपॉन DI हो जाएगा। अब डीसी रेजिस्टेंस चेंजेबल, एसी रेजिस्टेंस चेंजेबल है। अब उसको हम लोग मैथमेटिकली देख लेते हैं कि किस तरह से चेंजेबल होता है। When the diode is sufficiently forward biased, the diode current at temperature T is given by I equal to I naught e to the power V upon eta kVt। पिछले लेक्चर में इस इक्वेशन को हमने पढ़ा था फॉरवर्ड बायस के लिए। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू V, इस इक्वेशन को हम V के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, DI अपॉन DV इक्वल टू, इसको e टू द पावर x के टर्म में है तो x इंटू e टू द पावर x होता है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, I नॉट e अपॉन ईटा kVt इंटू e टू द पावर V अपॉन ईटा kVt। अब ये पूरा हमारा क्या हो गया,
आई नॉट ई टू द पावर वी अपॉन ईटा के वी टी, ये पूरा हमारा आई है यहाँ से देखिए, ठीक है, और उसके साथ में ये बच रहा है तो इसको हमने रख दिया है। देयरफॉर डायोड डायनेमिक रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में डायोड डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होगा, तो ये क्या था डी आई अपॉन डी वी था, तो इसका क्या होगा रेसिप्रोकल होगा, मीन्स डी वी अपॉन डी आई, यही तो हमारा आर ए सी होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से जब रेसिप्रोकल हम लेंगे तो ईटा के वी टी अपॉन ई आई, ठीक है, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ईटा के बी अपॉन ई इंटू टी अपॉन आई, तो के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम रखें और ई की वैल्यू रखें, तो जब इनका वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी, ठीक है, और बच क्या रहा है ईटा टी अपॉन आई। Thus the dynamic resistance varies inversely with current I. Dynamic resistance varies inversely with current I. इसका मतलब क्या है, यहाँ से देखिए आर ए सी, ये देख रहे हैं ईटा टी अपॉन आई, तो यहाँ पर किसी फिक्स टेम्परेचर टी की बात हो रही है और ईटा तो कांस्टेंट आपका होगा ही, जर्मेनियम लेंगे 1 होगा, सिलिकॉन लेंगे 2 होगा, तो ये आपका कांस्टेंट पोर्शन हो गया, ये भी कांस्टेंट है, तो आर ए सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आई के, यानी कि जैसे हमारा करंट इंक्रीज करेगा उसका जो डायनामिक रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस उसका डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ें, एट रूम टेम्परेचर कितना माना जाता है, लगभग 300 केल्विन, एंड फॉर जर्मेनियम, अगर जो हमने सेमीकंडक्टर डायोड लिया है वो हमारा जर्मेनियम का है जिसके लिए ईटा की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर हम टी की वैल्यू रख दें और ईटा की वैल्यू रख दें, तो ये हमारा आर ए सी की वैल्यू निकल के आएगा 26 मिली वोल्ट अपॉन आई, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा आर ए सी क्या होगा, वेयर आर ए सी इज इन ओम, ये रेजिस्टेंस हमारा ओम में होगा, और आई की जो वैल्यू है ये किस में होगी, मिली एम्पियर में होगी, आई की वैल्यू किस में होगी, मिली एम्पियर में होगी। तो यहाँ पर देखिए कि अगर आई की वैल्यू हम 26 मिली एम्पियर रख दें तो ये ऊपर 26 मिली वोल्ट है और नीचे 26 मिली एम्पियर हो जाएगा, तो कैंसिल होगा और V अपॉन आई यानी कि हमें रेजिस्टेंस मिलेगा 1 ओम का, ठीक है। दस फॉरवर्ड करंट ऑफ 26 मिली एम्पियर द डायनेमिक रेजिस्टेंस इज 1 ओम, ठीक। हम यहाँ पर देखते हैं कि 26 मिली एम्पियर के फॉरवर्ड करंट के साथ जो इसका डायनेमिक रेजिस्टेंस होगा वह 1 ओम होगा, और करंट को और भी आगे यदि हम इंक्रीज करते हैं तो यहाँ से हमने देखा कि इसका जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है वो और भी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग रेजिस्टेंस ऑफ ए पीएन जंक्शन। इसमें स्टैटिक रेजिस्टेंस और डायनामिक रेजिस्टेंस दोनों हमने आपको बताया। स्टैटिक रेजिस्टेंस में क्या होता है, डीसी वोल्टेज केवल अप्लाई करते हैं, और डायनामिक में क्या होता है, उसी डीसी वोल्टेज के साथ साथ हम थोड़ा सा एसी वोल्टेज भी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जो स्टैटिक रेजिस्टेंस यानी कि डीसी रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है, इसीलिए उसको स्टैटिक रेजिस्टेंस कहते हैं, और ये हमारा करंट के साथ वेरी कर जाता है, इसीलिए इसको हम डायनामिक रेजिस्टेंस कहते हैं।